नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के अर्थात मुख्य तौर पे भारतेंदु मंडल के साहित्यकार कौन हैं, उन्होंने कौन सी रचनाएं की और उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थीं। इससे पूर्व मैं भारतेंदु युग की विशेषताओं पर वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकार अथवा भारतेंदु युग के साहित्यकार। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में और रचनाकारों में, गद्यकारों में जिनका नाम आता है, निश्चित रूप से प्रथम नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। हम मुख्य तौर पे इन्हीं 10 लोगों की चर्चा करेंगे। भारतेंदु पर हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे, यद्यपि भारतेंदु पर विस्तार से प्रश्न किया जाता है। सबसे पहला नाम है, आप समझ लीजिए कि 3 प्रमुख कवि हैं जिनको कवित्रयी कहा जाता था भारतेंदु मंडल के। इन तीनों की ही कह सकते हैं सम्मति या विचारधारा की प्रस्तुति हमें भारतेंदु मंडल में दिखाई देती है, और वो 3 त्रयी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप में हम उनके बारे में जानेंगे। जब इन पर बड़े प्रश्नों को करना होगा तब आप विस्तार से उन पर पढ़िए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। उनके पिता का नाम गोपाल चंद था तथा वो गोवर्धन के नाम से रचनाएं किया करते थे। उनके पिता भी साहित्यकार थे। उनके गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इन्हें भारतेंदु की उपाधि 1880 में इनके प्रिय मित्रों तथा समर्थकों द्वारा दी गई थी। भारतेंदु की जो विचारधारा थी या उनकी धार्मिक आस्था थी, वे वैष्णव थे और बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु हिंदी के अतिरिक्त उर्दू में भी रचना, ब्रजभाषा हिंदी के अतिरिक्त उर्दू में भी रचना किया करते थे। उर्दू का अच्छा ज्ञान इन्हें था। उर्दू के अलावा इन्हें बंगला, मराठी आदि कई भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान था। उर्दू में ये रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु की कुल 175 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें काव्य ग्रंथ 70 हैं। उनकी कुछ रचनाओं का नाम यहाँ उल्लेख करती हूँ। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का स्यापा, बकरी बिलाप, प्रेम मालिका, बंदर सभा आदि। उनकी कुछ प्रमुख रचनात्मक प्रवृत्तियों को हम देख लें तो भारतेंदु को खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। यही नहीं, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी खड़ी बोली रंगमंच के भी जनक या पितामह के रूप में हम याद करते हैं। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता की नींव डालने वालों में भी भारतेंदु का ही नाम लिया जाता है। गद्य के लिए खड़ी बोली और काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और भारतेंदु मंडल उसका प्रमाण है। भारतेंदु ने अपने समय के अनेकानेक साहित्यकारों को प्रभावित किया था और उनके प्रभाव में लोग साहित्य रचना की ओर उत्प्रेरित हुए थे। आइए भारतेंदु मंडल के दूसरे प्रमुख रचनाकार से मिलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र। आपका जन्म 1856 ईस्वी और आपकी मृत्यु 1895 ईस्वी में हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र स्वाध्याय से विविध भाषा और साहित्य में विद्वता हासिल करने वाले व्यक्ति थे। बहुत भारतेंदु की तरह ही ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। भारतेंदु ने मात्र 10वीं तक की परीक्षा पास की थी, स्वाध्याय से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने भी स्वाध्याय से विद्वता हासिल की थी। इन्होंने नाटक, निबंध और वैचारिक गद्य प्रचुर मात्रा में लिखा।
इनकी विशिष्टता थी कि कैसा भी विषय क्यों ना हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। जैसे उनके कुछ निबंध के विषयों को अगर देखें, अद्भुत विषय हैं कि इस पर भी निबंध लिखा जा सकता है और उन्होंने लिखा था। जैसे बाल, बुढ़ापा, धोखा, भौं आदि। प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हठी हमीर, रसखान शतक आदि। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक थे। ये अपने समय की बेहद प्रचलित पत्रिका थी। भारतेंदु की तरह यह अपने जीवन और रचना में उनका अनुकरण किया करते थे और भारतेंदु का बहुत गहरा प्रभाव हम प्रताप नारायण मिश्र पर पाते हैं। उनकी रचनाओं में समसामयिक स्थिति के प्रति जनता में जागृति लाने का प्रयास है। समकालीन समाज में जो कुरीतियाँ थी, देश की जो दुर्दशा थी, वही मज़े मज़े में और व्यंग्यात्मक शैली में जनता तक पहुंचाते हैं। कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। बंकिम चंद्र के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी प्रताप नारायण मिश्र ने किया था और अनुवाद की ये जो परंपरा यहाँ से शुरू होती है वो आगे लंबी चलती है। आइए हम मिलते हैं इस त्रयी के तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से। आपका जन्म 1855 और मृत्यु 1923 ईस्वी में हुई थी। आप निबंध, कविता तथा नाटक में सिद्धहस्त थे। जिस प्रकार भारतेंदु रसा नाम उपनाम से उर्दू में रचना किया करते थे, ठीक उसी तरह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता किया करते थे। आपकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें प्रबंध काव्य भी है, जीर्ण जनपद, जिसमें राज्य के, देश की जीर्ण अवस्था का चित्रण उन्होंने किया है। साथ ही भारत सौभाग्य, वारांगना रहस्य, प्रयाग रामागमन नाटक है ये, वृद्ध विलाप भी इन्होंने लिखा। हिंदी में समालोचना का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति के रूप में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को याद किया जाता है। संयोगिता स्वयंवर के नाटक की विशद समालोचना लिखकर इन्होंने यह कार्य किया था। इन्होंने पत्रों का संपादन भी किया, जिसमें नागरी नीरद एक साप्ताहिक पत्र था तथा आनंद कादम्बिनी नाम के पत्र का ये संपादन किया करते थे। इनकी रचनाओं की विशिष्टता को देखें तो इनकी शैली विलक्षण थी। वे गद्य रचना को कला तथा कलम की कारीगरी समझते थे और अभिधा में तो इनकी रचनाएं बिल्कुल नहीं होती थी। इनकी रचनाओं में हमेशा व्यंजना का स्वर सुनाई देता है। लोकगीति की शैली का प्रभाव भारतेंदु मंडल के सभी सदस्यों पर दिखाई देता है। लोकगीत की शैलियों का उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है, जैसे कजली, होली, चैता आदि। मिर्जापुर के थे तो वहाँ की बोली का प्रभाव भी वहाँ दिखाई देता है। अनुप्रास तथा अनूठे पद विन्यास पर आप विशेष ध्यान देते हैं। किसी भी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वे लिखना मानते ही नहीं थे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जब उन्हें कहा गया था किसी सभा में वैचारिक मतभेद होने पर उन्हें कुछ लिखना था, तो उन्होंने बड़े मज़ेदार शैली में शीर्षक दिया, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार दलदल में फंसा रहा। इससे समझ में आता है कि वो किस तरह से अनुप्रासात्मक भाषा लिखा करते थे। इन्होंने भी समसामयिक विषयों पर रचना की है, जैसे भारतेंदु के सभी लेखक करते थे, जिसमें भारत की दशा, स्त्रियों की दशा, प्रजा और किसान की दशा का चित्रण हमें मिलता है। अगले लेखक हैं भारतेंदु मंडल के बाल मुकुंद गुप्त। सन 1865 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था और 1907 में आपका देहावसान हुआ। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत ही निर्भीक और ओजस्वी लेखक थे और इनकी रचनाओं का व्यंग आज भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें चुभता है। मुख्यतः ये पत्रकार थे। अखबार चुनारे और कोहिनूर उर्दू के पत्र से जुड़े थे। बंगवासी और भारत मित्र के संपादक भी थे। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध रही है, वह है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे में ये अपनी पत्रिका में इसको मासिक छपवाते थे, जिसमें शिव शंभू शर्मा के छद्म नाम से ये लिखा करते थे और भारत की जनता के सुख दुख और अंग्रेज़ी शासन सत्ता की जो त्रासद स्थिति थी या उनके द्वारा किया गया अत्याचार था, उसे व्यंग्यात्मक शैली में कहा करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अगर आप देखें तो इनकी रचनाओं में हम पाते हैं
चिट्ठे और खत भी है और काफ़ी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अगले जो लेखक हैं हमारे वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा दीक्षा बहुत व्यवस्थित रूप में हुई थी। इन्होंने 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का संपादन किया था। इनकी रचनाएं भी हास्य व्यंग से भरी हुई हैं और इन्होंने बंगला के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। ये हिंदी के पहले साहित्य समीक्षक भी माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में 100 अजान, 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल आदि प्रमुख हैं। इसके बाद अगला नाम है लाला श्रीनिवास दास का। आपका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ था और आपकी मृत्यु 1886 ईस्वी में हुई थी। आप भी अल्पायु में ही इस दुनिया से सिधार गए थे, लेकिन आपने साहित्य की काफ़ी सेवा की थी। इन्होंने नाटक और उपन्यास लिखा। श्रीनिवास दास का नाटक परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आप व्यवहारिक साहित्यकार थे। भाषा आपकी काफ़ी संयत और साफ सुथरी थी और इनकी रचनाएं उद्देश्यपूर्ण होती थी और रचनाओं में व्यंग और विनोद का पुट भी भरा हुआ रहता था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो उपन्यास परीक्षा गुरु और साथ ही उनका नाटक सप्ताह संवरण, संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी प्रमुख हैं जिन्हें रेखांकित किया जाना चाहिए। अगले भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। आपका जन्म सन 1857 और मृत्यु 1899 में हुई थी। आप मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे और जैसा कि इनका परिवार था काफ़ी सुशिक्षित थे, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी रचनाओं में एक संयत इनका स्वभाव दिखाई देता है। इन्होंने कविता और गद्य दोनों लिखा, जिसमें श्रृंगार वर्णन और प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन मिलता है। अगर कवि के रूप में देखें तो इनकी भावुक प्रवृत्ति की कवि थे। अलंकारों का सुंदर समायोजन इनके यहाँ मिलता है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी एवं देवयानी। उपन्यास इन्होंने श्यामा स्वप्न नाम से लिखा था और कालिदास की रचना ऋतुसंहार और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद भी संस्कृत से हिंदी में किया था। भारतेंदु मंडल के अगले सदस्य हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी। आपका जन्म 1859 ईस्वी और मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु के हरिश्चंद्र चंद्रिका के ये जो उनकी पत्रिका थी के प्रभाव से आप इतने प्रभावित हुए कि आपके भीतर देशभक्ति और देश सेवा का भाव जगा। आपकी रचनाएं हैं विदेश विचार यात्रा, विधवा विवाह विवरण आदि। आपने भारतेंदु के नाम से एक पत्र का संपादन भी किया था। भारतेंदु के आप इतने बड़े समर्थक और प्रेमी थे कि आपने उन्हीं के नाम से एक पत्र का संपादन किया। अगला नाम है अंबिका दत्त व्यास का। सन 1858 में जन्मे अंबिका दत्त व्यास का देहावसान 1900 ईस्वी में हुआ था। आप कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र तथा संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। आपकी रचनाओं में पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसवध जो आधा ही रह गया, बिहारी विहार जो कि बिहारी के दोहों की कुंडलियों में व्याख्या है, और नाटक भारत सौभाग्य, गोसंकट, मरहेट्ठा तथा आपका एक पत्र भी आप संपादित करते थे जिसका नाम पहले वैष्णव था और बाद में वह पीयूष प्रवाह हो गया था। आपकी अधिकांश रचनाएं ललित ब्रज भाषा में रची गईं। खड़ी बोली में कंसवध की रचना पर वह की आपने, लेकिन वह 3 सर्ग तक ही रची जा सकी, उसके बाद आपका देहावसान हो गया। आपकी प्राचीन भारतीय संस्कृति में विशेष आस्था थी, अतः पाश्चात्य सभ्यता के दोषों को आपने अपनी रचनाओं में व्यंग्य का निशाना बनाया है। आपकी रचनाओं की भाषा सरल और कोमलकांत है। अगले रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिनका जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। आप हिंदी के उपन्यासकार, नाटककार और संपादक थे। लगभग आपने 60 से अधिक उपन्यासों की रचना की है। काफ़ी अधिक मात्रा में आपने उपन्यासों की रचना की है। यही नहीं, आपने एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था जिसका शीर्षक ही उपन्यास था, और हिंदी में आप ऐतिहासिक उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं।
आपकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो स्वर्गीय कुसुम, प्रणयिनी प्रणय, इंदुमती आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अंतिम लेखक हैं राधा कृष्ण दास, जिस पर मैं यहाँ चर्चा करूँगी। सन 1865 में जन्मे और 1907 में इस धराधाम को छोड़कर चले जाने वाले राधा कृष्ण दास वस्तुतः भारतेंदु के फुफेरे भाई थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अलावा इन्होंने उपन्यास, नाटक और आलोचना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। अगर कविता की बात करें तो भारत बारहमासा, देश दशा, नाटक, दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी। इनकी इतिहास परक रचना भी एक प्रकाशित हुई थी जो आज तक बहुत समादृत है, जिसमें इन्होंने हिंदी भाषा के समसामयिक पत्रों का इतिहास शीर्षक से लिखा और अपने समय के पत्रों की चर्चा की, उसकी विशेषताएं बताई और एक ऐसा इतिहास हमें दे गए जो हमें आज भी बहुत मदद देती हैं भारतेंदु काल को समझने में। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना की प्रधानता दी गई है। इनके यहाँ प्रकृति का बहुत सुंदर चित्र अंकित किया गया है। ब्रजभाषा की कविता में मधुरता एवं खड़ी बोली की रचनाओं में प्रसाद गुण को इन्होंने महत्व दिया है। इस तरह यहाँ हमने भारतेंदु मंडल के प्रमुख कुछ साहित्यकारों की चर्चा की। भारतेंदु युग के और भी साहित्यकार हैं, गद्यकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी ही चर्चा करके मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।